हेलो दोस्तों, सारणीबद्ध सामान्य अध्ययन की 7वीं क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जो प्रमुख जैन तीर्थ स्थल थे इस टेबल तक कवर कर लिया था। और आज की क्लास में हम लोग जो 16 महाजनपदों वाली टेबल है इससे स्टार्ट करने वाले हैं। बाद बाकी आप सभी को पता होगा कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो 16 महाजनपद हैं उनसे हर बार एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और जो प्रश्न का पैटर्न है वो ज़्यादातर मिलान के लिए होता है। और मिलान में आपसे क्या पूछा जाता है कि एक तरफ महाजनपद दे देगा आपको और दूसरी तरफ राजधानी दे देगा, या फिर क्या करेगा, एक तरफ महाजनपद होंगे और दूसरी तरफ जो वर्तमान क्षेत्र है, जैसे कि पूछ लेगा कि जो अंग महाजनपद है तो वो आज के दौर में अगर देखा जाए वर्तमान जो भौगोलिक स्थिति है उसकी क्या होगी, तो भागलपुर और मुंगेर जो बिहार में है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कौशाम्बी है तो कहाँ पर, प्रयागराज और बांदा जिला, इस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है। बाद बाकी अगर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बना तो वन लाइनर के रूप में बन सकता है, सीधा पूछ लेगा जैसे सूरसेन की राजधानी कहाँ पर थी। ठीक है, बाद बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब लोहे की खोज हुई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लोहे की खोज हुई तो क्या हुआ कि एडवांस उपकरण बने, यानी कि कुछ आधुनिक उपकरण बने, औजार बने, हथियार बने, जिनसे कि क्या हुआ कि जो कृषि थी उसमें एक नई क्रांति हुई। और जब कृषि में नई क्रांति हुई तो भूमि का महत्व बढ़ा, और भूमि का जब महत्व बढ़ा तो फिर क्या हुआ कि बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित होने लगे। उसी क्रम में आप देखेंगे तो इन 16 महाजनपदों का उदय होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस टेबल को एक एक करके देखते हैं। बाद बाकी जो भी मैं एडिशनल चीजें बताता हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि आप किताब को अपने सामने खोल के रखा करिए, और जो भी मैं अलग से कोई बात बताता हूं तो तुरंत आप वहां पर उसको नोट करें। बाद बाकी जिनके पास ये किताब नहीं है तो ये नंबर 6387071919 पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके इस किताब को सीधा अपने घर पर या फिर जहां भी आप रहते हो वहां ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टेबल को करते हैं स्टार्ट। आ जाइए थोड़ा सा एकदम अलर्ट मोड में। तो 16 महाजनपद हैं। पहले तो नंबर ही याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है यूपीपीसीएस या फिर आरओ की तैयारी ना करके किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी वगैरह में पूछ सकता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, अब एक एक करके इनकी राजधानी और वर्तमान क्षेत्र देखते हैं। तो अंग महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी, चंपा। और वर्तमान क्षेत्र के हिसाब से देखें तो जो बिहार का भागलपुर और मुंगेर जिला है वही उस समय अंग महाजनपद वाला क्षेत्र था। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि महाभारत और पुराणों में चंपा को मालिनी कहा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चंपा को क्या कहा गया है, मालिनी। उसके बाद अवंती की बात करें तो इसकी राजधानी दो थी। कौन कौन, एक उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी और एक दक्षिणी राजधानी थी महिष्मती। ठीक है, उसके बाद वत्स महाजनपद की हम लोग बात करें तो ये इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, आप सभी ने सुना होगा। वर्तमान में जो प्रयागराज और बांदा जिला है वहीं पर ये अवस्थित है। ठीक है, मतलब उस दौरान अवस्थित था। अस्मक की बात करें तो इसकी राजधानी थी पोटान या पैथान या फिर प्रतिष्ठान। तीनों में से कोई भी आपको देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अस्मक की राजधानी है पोटान या फिर पैथान या फिर प्रतिष्ठान। बाद बाकी ध्यान रखना कि जो अस्मक महाजनपद है वह दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, तो वो है अस्मक। ठीक है, काशी की बात करें
तो इसकी राजधानी बनारस या फिर वाराणसी, सभी लोग जानते हैं ये कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद कौशल की बात करें तो इसकी राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या। ठीक है, दो दो राजधानियां भी होती थी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी दे सकता है। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या। ठीक है, बात बाकी अवंती के संदर्भ में एक फैक्ट मैं आपको बताऊं जो पूछा गया है, मुझे याद आ रहा है कि यहां पर लोहे की खानें थीं। ठीक है, खाने आप सभी लोग जानते होंगे जहां से कि खनिज निकाले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लोहे के उपकरण बनते थे। ठीक है, ध्यान रखना, जो अवंती महाजनपद था वो अपनी लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध था और वहाँ पर लोहे के उपकरण बनाए जाते थे। ठीक है, कुरु महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर आप सभी लोग जानते होंगे कहाँ पर, दिल्ली को बोलते थे। और अगर वर्तमान क्षेत्र देखें तो मेरठ व दक्षिण पूर्वी हरियाणा वाला। ठीक है, बाद बाकी महाभारत में आपने इंद्रप्रस्थ का उल्लेख देखा होगा, तो वो दिल्ली वाला ही क्षेत्र था। पांचाल की बात करें तो इसकी भी दो राजधानियां थीं। उत्तरी पांचाल की बात करें तो ये थी अहिच्छत्र, जो कि वर्तमान क्षेत्र देखें तो रामनगर और बरेली वाला, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल, जो कि आज उत्तर प्रदेश का जो फरक्काबाद जिला है वो। ठीक है, सूरसेन की बात करें तो इसकी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। और यूनानी ग्रंथों में ध्यान रखना, मथुरा के लिए मैथोरा शब्द का प्रयोग हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। मथुरा आप सभी लोग जानते ही होंगे। और जो क्या बोलते हैं यूनानी ग्रंथ हैं वहाँ पर मथुरा को मैथोरा लिख के, मतलब मैथोरा लिखा गया है। मल्ल की बात करें तो इसकी राजधानी कुशीनारा और पावापुरी थी। ठीक है, बाद बाकी यहाँ का जो शासन था वो गणतंत्रात्मक था। ये ध्यान रखना, ये एक कथन में पूछा जा चुका है कि किस महाजनपद का जो शासन था वो गणतंत्रात्मक था, तो वो था मल्ल का। बाद बाकी कुशीनारा आपको पता ही है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और पावापुरी में जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर, उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगले महाजनपद की बात करें वज्जी है, और इसकी राजधानी है मिथिला और वैशाली। ठीक है, कंबोज की बात करें तो कंबोज की जो राजधानी है वो है हाटक या फिर राजपुर। ठीक है, और वर्तमान जो क्षेत्र ये कहाँ पर है, ये है कश्मीर में। ठीक है, अब अगला महाजनपद जो आपको दिख रहा है वो है मगध। ठीक है, ये 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल महाजनपद था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो वो मगध ही था। ठीक है, मगध की राजधानी की बात करें तो गिरिव्रज, राजगीर या राजगृह, इसकी राजधानी कौन कौन मतलब थी, गिरिव्रज, राजगीर और राजगृह। क्षेत्र कौन सा था ये, तो क्षेत्र था ये दक्षिण बिहार वाला। बाद बाकी ये फैक्ट ध्यान रखना कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध ही था। बाद बाकी एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि किस महाजनपद में युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम मगध महाजनपद में ही जो युद्ध हुए थे वहां पर हाथियों का प्रयोग किया गया था। ये फैक्ट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला जो महाजनपद है वो है चेदी। इसकी राजधानी देखो सोथिवती या फिर सुक्तिमती। और वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो जो आधुनिक बुंदेलखंड वाला, बुंदेलखंड में आपको पता होगा कि
यह यूपी और एमपी की सीमा पर है। इसमें यूपी के 7 जिले शामिल हैं, जो आप देखते हैं, बांदा, हमीरपुर और उधर जालौन हो गया, ये सभी कुछ, ठीक है। उसके बाद अगला महाजनपद था गांधार, और इसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला, ठीक है। और वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो तक्षशिला जो पाकिस्तान का पेशावर और रावलपिंडी वाला जो एरिया है वहां पर ही यह स्थित था। बाद बाकी तक्षशिला के संदर्भ में आपने अभी थोड़े पिछली क्लास में ही देखा था, ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और यहीं से जो आचार्य चाणक्य थे उन्होंने पढ़ाई करी थी, ठीक है। और यह जो राजा तक्ष थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए इस विश्वविद्यालय का नाम या फिर इस जगह का नाम तक्षशिला पड़ा था, ठीक है। उसके बाद ये हो गए आपके 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां और वर्तमान क्षेत्र, ठीक है। एक और बचा हुआ है, सॉरी, मत्स्य महाजनपद, ठीक है। इसकी राजधानी थी विराटनगर, और यह क्षेत्र कौन सा था, जो राजस्थान का अलवर और भरतपुर जिला है वही यह क्षेत्र था। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, ठीक है। अब देखो ये जो सारी चीजें हैं ये पूरी तरीके से रटने वाली हैं, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से रट लीजिए, हर महाजनपद की क्या राजधानी थी। जहां पर थोड़ा सा नाम भी कंफ्यूज करके दिया जाता है तो मैंने सारे नामों का प्रयोग कर लिया है, जैसे सोथीमती भी लिखा मिल सकता है और सुक्तिमती भी। जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि अस्मक की राजधानी पोटान, पैथान या फिर प्रतिष्ठान। तो चीज़ों को बहुत डिटेल में यहाँ पर लिखा गया है, मतलब जहाँ पर कन्फ्यूजन वाला पॉइंट बन सकता है, ठीक है। बाद बाकी तो सारी चीज़ों को टेबल में समेटा गया है, ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि कहाँ कौन सी राजधानी थी। जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो अपनी किताब में लिख लीजिए जो मैंने बताए हैं, और वर्तमान क्षेत्र को भी बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब जो अगली टेबल आपके सामने है वो है बुद्ध के समय के 10 गणतंत्र, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक तरफ आपको गणतंत्र का नाम दे देगा और दूसरा वहां पर कौन से लोग शासन करते थे। जैसे कि कपिलवस्तु में शाक्य लोग थे, सुमसुमारा में कौन थे, भग्ग लोग थे, अलकप में कौन थे, वुली लोग थे। जैसे कि आपने कुशीनारा के मल्ल सुना है, पावापुरी के मल्ल सुना है, ठीक है, वैशाली के लिच्छवी सुना होगा आपने। तो इसी तरीके से एक बार इनको देख लीजिए। सबसे पहले ध्यान रखना बुद्ध के समय कितने गणतंत्र थे, 10। गणतंत्र का मतलब जहां पर गणतंत्रात्मक प्रणाली थी शासन की। तो यहाँ पर पहला जो गणतंत्र था वो था कपिलवस्तु, और यहाँ पर शाक्य लोगों का शासन था। सुमसुमारा की बात करें तो यहाँ पर भग्ग लोगों का शासन था। अलकप की बात करें तो यहाँ पर वुली लोगों का शासन था, ठीक है। केशपुत्र की बात करें तो यहाँ पर कलाम, रामग्राम की बात करें तो यहाँ पर कोलिय, कुशीनारा की बात करें तो यहाँ पर मल्ल लोग थे, पाबा की बात करें तो यहाँ पर भी मल्ल, पिप्पलीवन की बात करें तो यहाँ पर मौर्य, ठीक है। और वैशाली की बात करें तो यहाँ पर लिच्छवी, और मिथिला की बात करें तो यहाँ पर विदेह। बाद बाकी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार यूपीपीसीएस ने पूछा है कि विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो वो वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा ही स्थापित किया गया था, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो वो वैशाली में किया गया था, और किसके द्वारा, वैशाली के लिच्छवियों के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गए आपके बुद्ध के समय के 10 गणतंत्र, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन सा था, मगध। तो यहाँ पर मगध पर शासन करने वाले जो प्रमुख राजवंश हैं उनका हम लोग नाम देख लेते हैं, शासनकाल देख लेते हैं, कौन संस्थापक था और कौन उनके प्रमुख शासक थे। यहाँ से खूब क्वेश्चन बने हैं। अभी जो आप देखेंगे बीपीएससी का पेपर हुआ वहाँ पर भी क्रम पूछा गया है, ठीक है। या फिर जितने भी मतलब पीसीएस एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर इस महाजनपद काल के जो प्रमुख राजवंश हैं उनका कहीं क्रम पूछा जाता है, कहीं शासक पूछा जाता है, कहीं उनकी उपाधियां पूछी जाती हैं,
ठीक है, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा इस टेबल पर। तो महाजनपद काल में मगध के 3 प्रमुख राजवंश थे, एक हार्यक, दूसरा शिशुनाग और तीसरा नंद वंश। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हार्यक वंश ने शासन किया। कब? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और हार्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये था बिंबिसार। ठीक है, कौन था? बिंबिसार। बाद बाकी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार क्या होता है, मैंने देखा क्वेश्चन भी आयोग ऐसे बनाकर पूछ देता है, बिंदुसार अलग था, ठीक है, ये मौर्य शासक था, और यह कौन था? इसका अगर और परिचय देखो तो ये अशोक का पिता था, जो सम्राट अशोक थे। ठीक है, तो बिंबिसार और बिंदुसार में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो बिंबिसार था वो हार्यक वंश का संस्थापक था मगध महाजनपद में, और जो बिंदुसार था वो अशोक का पिता था, मौर्य साम्राज्य का शासक था दूसरा। ठीक है, अगर हम लोग हार्यक वंश के अन्य प्रमुख शासकों की बात करें तो अजातशत्रु और उदयन। ठीक है, तो यहां पर 2 इसके प्रमुख शासक थे। और यहां पर थोड़ा सा ध्यान और देना, उदयन और उदयन ये भी 2 अलग अलग हैं, ये चंद्रवंशीय शासक था। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा नाम में भी कंफ्यूजन है, बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है, और उदयन और उदयन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद देखो शिशुनाग वंश की बात करें, हार्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश ने यहां पर शासन किया। ठीक है, कब? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग ही था, इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग पड़ा। और इसका एक प्रमुख शासक जो शिशुनाग वंश का था वो था कालाशोक। ठीक है, इसके काल में आप देखेंगे तो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने मगध पर शासन किया। कब से कब तक? 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? महापद्मानंद, जिसे कि सबसे पहले एकराट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अभी ये आगे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और नंद वंश का जो प्रमुख शासक था वो था घनानंद। ठीक है, और घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक भी था। इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मानंद था, कंफ्यूज मत होना। और इसका प्रमुख शासक और जो अंतिम शासक था वो घनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से पराजित करके मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो महाजनपद काल के आपने जो प्रमुख वंश थे वो देखे, इनका क्रम बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। कब से कब तक शासन किया, संस्थापक कौन है, और प्रमुख शासक कौन है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं शासकों की जो उपाधियां या फिर जो अन्य नाम हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। जैसे जो बिंबिसार है हार्यक वंश का संस्थापक, इसे श्रेणिक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम श्रेणिक भी था। ठीक है, अजात शत्रु का अन्य नाम क्या था? तो इसका अन्य नाम था कुड़िक। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो चीजें हैं आपको लग रहा होगा कि ये पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन आप मतलब जितने भी पीसीएस परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो किसी भी हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस की हो, उनको उठा के एक बार देख लीजिए आप वहाँ सर। तो इस टॉपिक से आप देखेंगे खूब इनके जो नाम है या फिर जो जो अन्य नाम है या फिर जो इनकी उपाधियां हैं, उनसे खूब सारे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, उदयन की बात करें तो इसको पितृहंता बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इसे वृषल और कुलहीन बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है,
सम्राट अशोक की बात करें तो इसे पियदस्सी, देवानाम प्रिय, अशोकवर्धन, करमौली और बुद्ध शाक। ठीक है, बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये तो बार बार पूछे जाते हैं। जो सम्राट अशोक था उसे पियदस्सी, देवानाम प्रिय, अशोकवर्धन, करमौली और बुद्ध शाक जैसी उपाधियों से नवाजा गया है, या फिर ये उसकी उपाधियां थीं। ठीक है, देवानाम प्रिय उसे इसलिए कहा जाता है कि उसे देवों का प्रिय बताया गया है। ठीक है, और अशोकवर्धन ये पुराणों में वर्णन मिलता है, पुराणों में सम्राट अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अब देखो, ये जो एडिशनल चीजें मैं बताता हूं इनको भी आप बहुत हल्के में मत लीजिए, क्योंकि पीसीएस ने, यूपी पीसीएस ने सीधा क्वेश्चन पूछा है कि पुराणों में सम्राट अशोक को क्या कहा गया है, तो अशोकवर्धन। ठीक है, देवानाम प्रिय का मतलब क्या होता है, देवों का प्रिय, ऐसे करके खूब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद कालाशोक की बात करें तो इसको काकवर्ण भी कहा जाता था। महापद्मानंद की बात करें तो सर्व छत्रांतक, एकराट, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, अपरशुराम और अग्रसेन। ठीक है, तो महापद्मानंद की भी उपाधियों से खूब क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार देख लो, सर्व छत्रांतक, एकराट, अपरशुराम और अग्रसेन, उग्रसेन। ठीक है, उसके बाद घनानंद की बात करें तो इसको अग्रमीज कहा गया है, और वो भी इसको अग्रमीज कहाँ कहा गया है, यूनानी ग्रंथों में। ठीक है, घनानंद को यूनानी ग्रंथ में अग्रमीज कहा गया है। बिंदुसार की बात करें तो इसको अमित्रघात और सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग की बात करें, यह भी काफी बार पूछा गया है, इसको कहा गया है अनार्य। ठीक है, तो ये जो प्रमुख शासक थे उनके अन्य नाम और उपाधियों की बात हो गई, और इनको बहुत अच्छी तरीके से रट लीजिए, क्योंकि यहां से भी खूब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये एक छोटी सी टेबल है, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमण का क्रम। ठीक है, तो प्राचीन काल में सबसे पहले भारत में ईरानियों ने आक्रमण किया था, उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया था। ठीक है, फिर हिंद यवन, फिर शक, फिर कुषाण और फिर हूण। तो सबसे पहले ईरानी हो गए, उसके बाद आप देखेंगे यूनानी, जो वो आया था, क्या बोलते, सिकंदर। उसके बाद हिंद यवन शासक आए थे, ठीक है, जिनको आप इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। फिर शक शासक आए थे, फिर कुषाण, जिनका बहुत प्रमुख शासक है कनिष्क, और फिर हूण आए थे, कब, गुप्त काल में। ठीक है, स्कंद गुप्त जो शासक था, गुप्त साम्राज्य का, उसके काल में हूणों ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो ये प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमण का जो क्रम है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप इसी तरीके से बस रट लीजिए। ठीक है, तो हर आप बार देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी ना कैसे सेट करके दे दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, और टेबल क्या है, अशोक के शिलालेख में जिस विषय वस्तु का वर्णन किया गया है उनके संदर्भ में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं शिलालेख होते क्या थे। जैसे पत्थर कोई होता था एक, उसी को काटकर पूरा एक शिला मतलब पत्थर का एक पूरा वो होता था पोर्शन, उसी पर जो सम्राट अशोक था वो अपने आदेश या फिर जो नियम होते थे उनको उसी पर खुदवाता था। ठीक है, तो वही शिलालेख हैं जो आज लगातार हमें कहीं ना कहीं खुदाई में मिलते रहते हैं, और फिर उनको पढ़ा जाता है। ठीक है, और वही क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस में देखने को मिलते हैं, या फिर विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं कि किस शिलालेख में क्या कुछ लिखा हुआ था। बाद बाकी अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि किस शिलालेख में किस चीज का वर्णन है।
तो पहले शिलालेख की बात करें तो अशोक के पहले शिलालेख से पता चलता है कि पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे बनता है कि किस शिलालेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आप वहां पर ऑप्शन में पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, ठीक है, बाद बाकी रोमन में भी आपको ऐसे करके देखने को मिल सकता है। ऑप्शन में ये लोग ऐसे करके ज़्यादा देते हैं, शिलालेख 1, शिलालेख 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना और आपको इसी तरीके से याद करना है कि पहले शिलालेख में क्या था। फिर देखो दूसरे शिलालेख में है कि इसमें पशु व मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख था। दूसरे शिलालेख में चोल, पांड और चेर की चर्चा की गई है। तो जो ये संगमकालीन शासक थे दक्षिण भारत में, कौन कौन, चोल, पांड और चेर, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, दूसरे शिलालेख में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक चीज और ध्यान रखना कि अशोक के शिलालेखों के अंतर्गत दक्षिणी राज्यों के अंतर्गत सातवाहनों का उल्लेख नहीं आता है। तो जो सातवाहन शासक थे, आप सभी को पता होगा, ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र पर अपना शासन करते थे। लेकिन जो अशोक का शिलालेख है या फिर जो अशोक के शिलालेख हैं, उनमें कहीं पर भी सातवाहनों का उल्लेख नहीं आया है। किन किन का उल्लेख है, चोल, पांड और चेर का। ठीक है, तीसरे शिलालेख की बात करें तो देखो इसमें क्या है, इसमें राजकीय अधिकारियों, क्या नाम है उनका, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश। ठीक है, तो जो राजकीय अधिकारी थे, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, उनको हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश था तीसरे शिलालेख में। ठीक है, अब देखो चौथे शिलालेख में क्या है। तो चौथे शिलालेख में धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष, ठीक है, ये है। 5वें शिलालेख में देखो धर्म, या फिर इसको पाली भाषा में धम्म बोलते थे, तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी व मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है 5वें शिलालेख में। बाद बाकी इस फैक्ट को भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में पूछा जा चुका है कि धर्म को पाली भाषा में क्या कहते थे। तो धर्म को पाली भाषा में धम्म ही कहते थे। ठीक है, छठे शिलालेख की बात करें तो इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा व आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है, इस बात का उल्लेख था। 7वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई थी, किसमें, 7वें शिलालेख में। 8वें शिलालेख की बात करें तो सम्राट अशोक की धर्म यात्राओं व बोध गया के भ्रमण का उल्लेख मिलता है। 9वें शिलालेख की बात करें तो धम्म समारोह की चर्चा और सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख। 10वें शिलालेख की बात करें तो इसमें जो सम्राट अशोक था उसने आदेश दिया था कि जो राजा है और जो उसके उच्च अधिकारी हैं वो हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें। ठीक है, 11वें शिलालेख की बात करें तो इसमें धम्म नीति की व्याख्या दी गई थी और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या है। तो ये है 11वें शिलालेख में। 12वें शिलालेख की बात करें तो इसमें सर्वधर्म समभाव की बात की गई है और इसमें स्त्री महामात्र की भी चर्चा की गई है। 13वें शिलालेख की बात करें तो इसमें कलिंग युद्ध व पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, कलिंग युद्ध आपको पता होगा ये कहाँ पर लड़ा गया था, उड़ीसा में सम्राट अशोक के राज्यरोहण के शायद 13वें वर्ष में लड़ा गया था। ठीक है, और यहाँ पर कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 लाख लोग मारे गए थे और इतनी बड़ी मौतों को देखकर सम्राट अशोक ने फिर शांति का रास्ता अपनाया और बौद्ध धर्म को धारण किया था। ठीक है,
तो ध्यान रखना, कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को क्या किया था, धारण किया था, और फिर उसने इसी का बहुत व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया। ठीक है, या फिर बहुत बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म की नीति का पालन किया। तो धर्म ये प्रयोग होता है बौद्ध साहित्य में धर्म के लिए, और जो धर्म है उसी को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। ये बात मैंने आपको बता ही दी। ठीक है, इसके बाद 14वें शिलालेख की बात करें तो इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो ये हो गए अशोक के 14 शिलालेख, और उसमें क्या क्या वर्णन है ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो इनको भी बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बहुत बार यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अशोक के शिलालेखों के प्राप्ति स्थल। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से अशोक के शिलालेख हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शहबाजगढ़ी शिलालेख मिला है, कहाँ से, ये है पेशावर पाकिस्तान में। मानसेहरा शिलालेख मिला है हजारा पाकिस्तान से। कालसी शिलालेख ये उत्तराखंड के देहरादून से। गिरनार शिलालेख मिला है गुजरात के जूनागढ़ से। धौली शिलालेख मिला है उड़ीसा के पुरी से। जौगढ़ शिलालेख मिला है कहाँ, उड़ीसा के गंजम से। सोपारा शिलालेख मिला है कहाँ से, महाराष्ट्र के ठाणे से। अब देखो क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है, जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा कि प्राचीन काल में कालसी किस हेतु प्रसिद्ध था, और 4 विकल्प दे दिए और एक विकल्प में दे दिया क्योंकि यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, तो वही विकल्प सही था। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिराकर पूछा जाता है, यानी कि कंटेंट आपको थोड़ा ही पढ़ना है और बहुत समझते हुए पढ़ना है कि, और क्या होगा कि क्वेश्चन बस आपको घुमा हुआ मिलेगा, तो आप अगर ठीक ठाक पढ़े होंगे तो बड़ी ही आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो एरगुड़ी शिलालेख की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल से मिला है। मास्की शिलालेख की बात करें तो ये कर्नाटक के रायचूर से मिला है। ठीक है, गुर्जरा शिलालेख की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के दतिया से मिला है। सन्नति शिलालेख की बात करें तो ये कहाँ से मिला है, ये कर्नाटक से मिला है। ठीक है, ब्रह्मगिरी शिलालेख की बात करें तो ये कर्नाटक के मैसूर से मिला है। भाम्बरू शिलालेख की बात करें तो ये राजस्थान के बैराट से मिला है। अहरौरा शिलालेख की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मिला है। जटिंग रामेश्वर शिलालेख की बात करें तो ये कर्नाटक से मिला है। सासाराम शिलालेख की बात करें तो ये बिहार के सासाराम से मिला है। राजुल मंडगिरी की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश के कुरनूल से मिला है। और गोबी मठ शिलालेख की बात करें तो यह कर्नाटक के मैसूर से मिला है। सारोमारो शिलालेख की बात करें तो यह मध्य प्रदेश से मिला है। नित्तूर शिलालेख की बात करें तो यह कर्नाटक से मिला है। उदयगोलम की बात करें तो यह कर्नाटक के बेल्लारी से मिला है। और रूमनदेई शिलालेख ये नेपाल से मिला है। ठीक है, रूमनदेई शिलालेख से ही पता चलता है कि जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, नेपाल के कपिलवस्तु में। ठीक है, और इस शिलालेख का विषय आर्थिक था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अशोक के किस शिलालेख का जो विषय था वो आर्थिक था। बाद बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको पूछा गया है कि किस शिलालेख में अशोक ने अपने व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया है, तो ये किया है मास्की शिलालेख में। ठीक है, तो ये हो गए अशोक के शिलालेखों के प्राप्ति स्थल। बहुत अच्छी तरीके से इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं मौर्यकालीन प्रशासन के उच्च अधिकारी। ठीक है, तो इसी टेबल तक आज हम लोग करेंगे। तो मौर्यकालीन प्रशासन के जो उच्च अधिकारी थे उनके संदर्भ में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग इन्हीं को देखेंगे कि किस अधिकारी को
मतलब कि जैसे राजा का जो उत्तराधिकारी होता था, इसको मतलब याद करने का तरीका ये होता था कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि मौर्य काल में राजस्व विभाग के प्रधान को क्या कहते थे, तो समाहर्ता। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक मौर्य काल में क्या कहलाता था, अनंतपाल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन यहाँ पर मिलान के लिए भी पूछा जा सकता है कि एक तरफ इस तरीके से दे देगा नाम, और दूसरी तरफ से जो उनका कार्य होता था या फिर जो उनका विभाग होता था, तो ऐसे दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो एक फैक्ट ध्यान कर लीजिए कि मौर्यकालीन प्रशासन के उच्च अधिकारियों को क्या बोला जाता था, तीर्थ। ठीक है, मौर्य काल में जो उच्च अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं उल्टी तरफ से कि राजस्व विभाग का प्रधान क्या होता था मौर्य काल में, समाहर्ता। ठीक है, मौर्य काल में नगर का प्रमुख अधिकारी या फिर नगर कोतवाल क्या कहलाता था, नागरक। युद्ध विभाग का जो मंत्री होता था उसे बोलते थे सेनापति। राजा का जो उत्तराधिकारी होता था उसे बोलते थे युवराज। ठीक है, मौर्य काल में धर्म का अधिकारी और जो प्रधानमंत्री होता था उसे बोलते थे पुरोहित। सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी जो होता था उसे बोलते थे दंडपाल। मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे मंत्री परिषदाध्यक्ष। ठीक है, सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी होता था आंत्रवेशिक। राजमहलों की देखरेख करने वाला जो प्रधान अधिकारी होता था उसे बोलते थे दौवारिक। सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था उसे बोलते थे अंतपाल। ठीक है, उसके बाद देखो, दीवानी न्यायालय का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे व्यवहारिक बोलते थे। वन विभाग का मुख्य अधिकारी जो होता था उसे आटविक बोलते थे। राजकीय दुर्ग रक्षकों का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे दुर्गपाल। राजकीय कोषाध्यक्ष जो होता था उसे बोलते थे सन्निधाता। उद्योगों एवं कारखानों का जो प्रधान निरीक्षक होता था उसे बोलते थे कर्मांतिक। ठीक है, सेना का संचालन अथवा नगर रक्षा का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे नायक। फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसे बोलते थे प्रदेष्टा। और राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था प्रशस्ता। ठीक है, तो ये प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी थे जिन्हें कि सम्मिलित रूप से तीर्थ बोला जाता था। बाद बाकी यहाँ पर आपने देख लिया कि किसको क्या नाम दिया गया था। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी आपको पढ़ाया गया है बहुत अच्छी तरीके से इसको रट डालिए, मतलब ये किताब रटने वाली ही है। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से रट डालिए। बाद बाकी जो एडिशनल फैक्ट मैं बताता हूँ उनको लिख लिया करिए, तो जब आप लिखेंगे तो वो खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को करते हैं यहीं पर खत्म, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।